हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास है संविधान सभा की प्रस्तावना। संविधान सभा की प्रस्तावना का हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप लोगों को बता दूं कि अभ्यास बैच जो कि प्रारंभ हो गई है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, तो चाहे तो उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या कि व्हाट्सएप कर लीजिएगा। दोनों माध्यम से आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को इस क्लास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं और हम आज पढ़ते हैं संविधान सभा की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को हम केवल एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि हमारा स्रोत कहाँ से लिया गया है, संविधान का मूल स्रोत कहाँ से लिया गया है, संविधान आखिर उसे बनाने की शक्ति कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य यानी शक्ति समझें। तो यहाँ पर मेंशन है कि हम भारत के लोग, भारत यानी इंडिया के लोगों से ही ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप लोगों को ये तो हमने बता दिया, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझाते हैं आप लोगों को कि भारतीय संविधान का स्रोत जो कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, इन सभी का सम्मिश्रण रूप ही संविधान का शक्ति प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ कहा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सभी को समान व्यवहार, एक समाज के रूप में बंध जाना ही लोकतंत्र है। पंथ निरपेक्ष क्या है कि पंथ निरपेक्ष ऐसा देश जहाँ पर जाति धर्म एक हैं, उन्हें हर प्रकार के धर्मों को मानने की आवश्यकता है। उन्हें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, न तो सरकार के द्वारा है और न ही जनता के द्वारा है। जो भी धर्म उन्हें अच्छा लगता है वो अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा कोई विशेष धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। उसी को हम पंथ निरपेक्ष के रूप में जानते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि वहाँ के पीपल्स जो पब्लिक हैं किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस पर सरकार का कोई रोक टोक नहीं होगी। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र का अर्थ है
कि यहाँ जनता अपना प्रस्ताव स्वयं निर्धारित करके अपने में से एक को सहमत यानी अपना समर्थन प्राप्त करता है और उसे अपने सदस्य का मुखिया बनाता है, जिससे वही मुखिया एक नियमों एवं कानूनों के माध्यम से बंध कर अपने समुदाय को संचालन करता है, जिससे वहाँ के समाज में आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, उन सभी का निर्णय और कार्यों का संचालन उचित एवं सही नियमों के माध्यम से करता है। इसे हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं। तो हम पॉलिटी की भाषा में समझें कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र ऐसा देश है जहाँ जनता अपना मत देकर, बहुमत देकर सरकार बनाता है और वही सरकार बनकर तैयार होती है और हमारे इंडिया यानी भारत को संचालित एवं चलाने का कार्य करती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की परिभाषा को समझे होंगे। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ है कि यहाँ राजा जो है वंशानुगत नहीं है, यहाँ पर राजा जनता के मत के माध्यम से राजा बनता है। इस प्रकार गणराज्य मेंशन किया गया है संविधान में। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला स्टेप में समझते हैं कि समस्त शक्तियाँ नागरिकों को है। तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, यहाँ पर न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। तो कभी आप लोगों के प्री में यदि पूछ लेता है कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है, तब आप लोगों को बताना होगा कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। तो वहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना होगा कि सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? तो स्वतंत्रता विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे इंडियन रिलीजन्स को प्राप्त है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने विषय या अपने बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है, अपना अभिव्यक्ति दूसरे को संचालित कर सकता है, उसका आदान प्रदान अपने विचारों, अपने वाणी, अपने कर्तव्यों के माध्यम से पहुंचा सकता है। विश्वास क्या है कि वह किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करे या ना करे, उसके ऊपर डिपेंड है। धर्म क्या है? धर्म, वह व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो। हर व्यक्ति अपना धर्म निर्धारित कर सकता है, इससे धर्म की स्वतंत्रता है। उपासना, और वह भी उपासना का अर्थ यही है, वह किसी भी व्यक्ति, देवता या किसी भी धर्म को मान सकता है, उपासना कर सकता है। उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा है, अवसर की समता प्राप्त है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। जब इतना सारा धर्म उन्हें प्राप्त हो जाता है, उन्हें अपने बातों को विचार करने, अभिव्यक्त करने, विश्वास और धर्म अपनाने, उपासना करने, ये सभी प्राप्त हो जाते हैं। तो
यहाँ पर बताया गया है कि इतना करने से नहीं, उसे व्यक्ति को गरिमापूर्ण और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना, बंधुता को बढ़ाना यानी भाईचारे को बढ़ाना आवश्यक है। तब जाकर हमारा संविधान पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है। और इसे अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना हमने जो भी लेक्चर बताया, तो यदि आप लोग ध्यानपूर्वक समझे होंगे तो आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमें संविधान की प्रस्तावना को एक बार फिर समझाइएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि एक एक टॉपिक को फिर से दोबारा बताएंगे, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तब। यदि समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे कुछ विचारक अपना मत दिए हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, तो उन्हीं सभी का हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये प्री के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले विचारक हैं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने दिया है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कौन से विचारक दिए हैं? ये हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। इन्होंने बताया कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दूसरे विचारक हैं के एम मुंशी। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। तीसरे विचारक हैं ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। सुप्रीम कोर्ट बेरुबाड़ी मामले 1960 में बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट 1960 में बताया कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। तो ये तो हमने पहले ही बताया कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोगों से ही प्रारंभ हुआ है। भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र बना है। यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसमें उस तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को लिखित है जिस दिन यह संविधान को अपनाया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना का कोई विधिक महत्व नहीं था, अर्थात न्यायालय में इसे परिवर्तित नहीं किया था। यहाँ पर बता दूं कि छोटा सा कंसेप्ट है कि यह संविधान सभा, जब इस संविधान की प्रस्तावना यानी तैयार हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह मान्यता नहीं दी थी कि इसके हनन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। उस समय इसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के अनुसार प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है। वहीं भीमराव अम्बेडकर जी का देखें
तो उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को माना है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर संविधान सभा में संशोधन आवश्यक है, हो जाता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में केवल अभी तक एक बार संशोधन किया गया है और यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए हैं नए, जिसमें 3 शब्द नए जोड़े गए हैं। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। न्यायालय ने इस संशोधन को वैध ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या किया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेरोवाड़ी यूनियन मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। जब संविधान का हिस्सा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। और अगला एक केस आ जाता है केशवानंद भारती। जब केशवानंद भारती मामले में जब केस आता है 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसे संविधान की अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। पहले मामले में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे न ही संशोधन कर सकता है और न ही इसे न्यायालय में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब अगला केस आता है केशवानंद भारती में 1973 में, तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और कहा कि संशोधन किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान का हिस्सा बन गया है। और इसी केस में और एक और कंडीशन टर्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इसे संशोधन करने के आदेश अगर दे देते हैं तो यहाँ की पॉलिटिक्स में रहने वाले सरकार अपने अनुसार इसे बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट का ढांचा दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना को केशवानंद भारती, ये भारती नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत हो गई है टाइपिंग मिस्टेक के कारण। यहाँ पर आप लोगों को भारती लिखना पड़ेगा, भारती। केस 1973 के अनुसार इसे मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को शायद कि समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया तो चलिए हम फिर से बता देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का अर्थ यह है कि आप लोग कानून को तो जो नियम बनाए गए हैं उसे उसके मूल ढांचा उन्हें वहाँ तक संशोधित कर सकते हैं जिससे उन जन समुदायों को कोई भी हानि ना पहुँचे। इस स्ट्रक्चर तक आप लोग संशोधित कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम यहीं तक है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग जुड़े रहिएगा MP ऑनलाइन टेस्ट चैनल में, और हमने जो बैच लॉन्च किया है उसे आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा क्योंकि हमने बहुत ही कम फीस में प्राइस रखा है। तो आप लोग इस बैच से जुड़िएगा क्योंकि आप लोगों को घाटा तो है नहीं इस बैच से। आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का सब्जेक्ट मैं पूरा कराऊंगा और इसके साथ ही रिवीजन कर पाएंगे। इस अभ्यास बैच हमने ऐसा लॉन्च किया है कि आप लोग इसके माध्यम से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।